नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग बात करने वाले हैं वरिष्ठ अध्यापक जो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर फर्स्ट पेपर हुआ है उसको लेके हम लोग बात करेंगे कि उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन आए हैं 19-20 के लगभग क्वेश्चन है कि उनके आंसर आयोग द्वारा क्या माने जा सकते हैं। दूसरा हम लोग ये बात करेंगे कि हम कुछ समय पहले अपनी एक पुस्तक आई है फर्स्ट पेपर के लिए पॉलिटिकल का जितना भाग है उसको लेकर लगभग 20 क्वेश्चन को लेकर वो कवर करती हैं पाठ्यक्रम के हिसाब से। दूसरा ये है कि सक्सेस पॉइंट के अंदर भी मैं पॉलिटिकल साइंस ऑफलाइन बेसिस में पढ़ाता हूँ, तो कि नोट्स का कंटेंट किताब का कंटेंट अपना लगभग एक जैसा रहता है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें तो किताबों में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं, तो हम लोग बात करते हैं कि आयोग इनमें क्या राइट आंसर मान सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि हालांकि ये जितने भी आंसर मैं बता रहा हूं वो सारे संभावित हैं। फाइनल इसके आंसर जो हैं वो आयोग ही बताएगा। पॉलिटी के क्वेश्चन का ट्रेंड अगर देखें तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं 2 से 3 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जिस पर मुझे खुद को भी अभी संशय है, कंफर्म नहीं है, और उसका कंफर्म आंसर आयोग ही देगा और पता ही नहीं चलता है। ऐसा एक बार नहीं कई सालों से कई बार से हो रहा है जब से पॉलिटी के प्रश्नों का ट्रेंड बदला है। आप लोग कहेंगे कि फिर किस चीज़ के एक्सपर्ट जो 2-3 क्वेश्चन नहीं बता सकते, वो वही एक्सपर्ट बता सकते हैं जिन्होंने उस क्वेश्चन को बनाया और जहां से उठाया है। हमें कुछ पता नहीं है, बहुत सारी कोशिश की, 3-4 घंटे बहुत सारी वेबसाइट खंगाली, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही है। भले आप विशेषज्ञता पे सवाल करें तो भी मुझे उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने कल एसएसटी वाले पेपर में भी एक बात कंफर्म की थी कि मैं कोई झूठा दावा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, जो है वो सच है। झूठा दावा ना आज होता है ना कल होगा। जो अपने कंटेंट से प्रश्न आया उसको स्पष्ट कर दूंगा कि ये अपने कंटेंट से हैं, इसका उत्तर ये है, और जो नहीं है वो क्लियर है कि नहीं है, और जिसके उत्तर पर डाउट है उस पर डाउट बता देंगे कि ये यहाँ पे डाउट हो सकता है। तो सारा कुछ हम लोग अच्छे से देखते हैं। मुझे तो हालांकि पहले ही प्रश्न पे डाउट है कि 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। तो हमने राज्यपाल की पूरी वैसे लिस्ट डाली है, आप उसमें किताब में देख सकते हैं 119 और 20 पेज पे। तो अगर इसमें देखो 2 चीजें हैं। अगर कहा जाए कि अन्य राज्य के राज्यपालों को कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। अब इसका उत्तर तो 9 राज्य ठीक आ रहा है। 9 राज्यों नहीं, इसका उत्तर जो है मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये राज्यपाल के संदर्भ में पूछा जाए तो 9 राज्य ठीक है राज्यपाल, और अगर ये सवाल पूछा जाए कि राज्य कितने हैं तो आप देखिए कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे स्वरूप सिंह गुजरात के थे, और दूसरा अगर बात करें तो कैलाशपति मिश्र गुजरात के थे, ये एक सेम हो। 9 में से बात करें, हरियाणा के किदवई थे तो हरियाणा के धनिकलाल मंडल थे, और ऐसे अगर उत्तर निकाला जाए तो इसका 7 भी आ सकता है। अगर राज्य के संदर्भ में कमीशन ने पूछा है तो 7 उत्तर निकलेगा, अदरवाइज 9 उत्तर निकलेगा। मेरे हिसाब से ये प्रश्न डिलीट होने योग्य है, क्योंकि इस प्रश्न में स्पष्टता नहीं है कि राज्यों का बताना है या फिर राज्यपालों का। नंबर ऑफ गवर्नर की संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टेट की संख्या कम है। तो मुझे जो जहां लग रहा है मैं वही बता रहा हूं, मेरी जहां तक विशेषज्ञता चलती है। बाकी जो आयोग मानेगा वही होगा, 1-2 दिन में फाइनल आंसर की आ जाएगी, कोई उसमें कुछ है नहीं। अपन जो डाउट है वो क्लियर कर रहे हैं। तो मुझे इस प्रश्न के उत्तर में डाउट सा लगता है, और मेरे हिसाब से ये प्रश्न डिलीट करने योग्य है, क्योंकि इसमें राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अन्य राज्यों की, यहाँ पे भी राज्य स्टेट शब्द है, देख लो आप। तो मैं इसको थोड़ा डाउट में रखता हूं, और मैंने कहा कि राज्यपाल के संदर्भ में 9 आंसर माना जा सकता है, राज्य की स्थिति में 7। हालांकि राज्यपाल में अपन ने सारा डाला है कि अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपालों के नाम वगैरह अलग से लिस्ट दे रखी है, बट प्रश्न थोड़ा स्पष्ट नहीं है। दूसरा एक प्रश्न था कि नीति निर्देशक तत्व और संविधान संशोधन को लेके मिलान करना था। तो अगर मैं बात करूं
कि हमने स्पष्ट तौर पे लिखे हैं, देखो पुस्तक में नोट्स दोनों में मैंने लिखवाए हैं कि संविधान संशोधन जिसके माध्यम से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। पुस्तक के पेज नंबर 51 को आप लोग देख सकते हैं। आप एक एक का मिलान कर सकते हैं। जैसे सहकारी समिति की अगर हम लोग बात करें तो 43B के तहत है। अगर हम लोग बात करें कि जैसे निःशुल्क विधिक सहायता की बात करें तो 39A निःशुल्क 39A। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें तो आर्टिकल 45 हो जाएगा, आर्टिकल 45। तो ये सारे हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपके 86वां संविधान संशोधन। और अगर बात करेंगे कि सहकारी संघ, मैंने हमेशा बताता हूं कि 97वां है तो C का 4 हो जाएगा। तो C में 4 आपको एक ही ऑप्शन में मिलता है, तो 2 नंबर विकल्प सही माना जाएगा, राइट नंबर। आप ऐसे सभी को मिला सकते हैं, इधर अपना जो प्रूफ है वो दे सकते हैं। राज्यपाल में भी अपने सारी चीज स्पष्ट लिखी हुई है, लेकिन प्रश्न में अस्पष्टता, इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया। अगला प्रश्न आप लोग देखिए कि निम्नलिखित समूहों में से 3 या अधिक बार राज्य के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। बहुत प्रश्न सरल था, बहुत साधारण था। देखिए इस प्रश्न की अस्पष्टता है, इस प्रश्न का लेवल अच्छा है, और ये साधारण प्रश्न है, आपको प्रत्येक पुस्तक में मिल जाएगा। अपनी पुस्तक में तो खैर मुख्यमंत्री अच्छे से दे रखे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप मिलाएंगे तो 2 ऐसे प्रश्न हैं जो डाले हुए सेम के सेम। 40 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 140 पे दोनों। तो आप लोग देखेंगे कि दोनों प्रश्न 3 मुख्यमंत्री जो हैं भैरों सिंह शेखावत, हरदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया। वैसे ऑफलाइन जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको तो इस प्रश्न में कुछ सोचना ही नहीं है। मुझे लगता है मुझे प्रूफ दिखाना भी ऐसे प्रश्न साधारण में नहीं चाहिए। ये अनावश्यक विद्यार्थियों पे दबाव नहीं डाला जाए। ये साधारण प्रश्न था, उत्तर भी साधारण 1 नंबर है। ये हर कहीं से आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक था कि किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य भारतीय सदस्य। मैं एक चीज देख रहा हूं कि इस प्रश्न में भारत का इतिहास टॉपिक एक भी नहीं है, लेकिन 3 से 4 ऐसे प्रश्न थे जो भारत के इतिहास से संबंधित थे। एक तो गणपत जी सर हम डिस्कस कर रहे थे 3 कठिया पद्धति को लेकर था, एक ये प्रश्न भी इतिहास से था। एक और प्रश्न शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, गणपत जी बता रहे थे कि उसका भी संबंध जो है इतिहास से है, तो पता नहीं क्यों कारण, किस कारण से पूछे गए। तो हम लोग देखो इसमें अगर अपन बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1947 को हमने पढ़ रखा है, जिसका कोई इससे संबंध नहीं है। दूसरी बात करें तो कैबिनेट मिशन जिसमें संविधान सभा का गठन है, तो इसके कोई लेना देना नहीं। माउंटबेटन को हमने पढ़ रखा है कि माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान का विभाजन किया, इसका भी नहीं है। राइट उत्तर 1945 की वेवेल योजना हो जाएगा एक। और ये सारा हमने संविधान सभा जब पढ़ी है तो उसमें स्पष्ट रूप से जिन योजनाओं का संविधान सभा से संबंध है उनको अच्छे से पढ़ रखा है, और ये संविधान सभा से पहले की योजना है। इसके बाद एक प्रश्न था कि विधानसभा में निजी सदस्यों द्वारा कथन गलत हैं। तो एक तो राजस्थान विधानसभा ने अपने विधायी कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी नहीं, ये एक नहीं है, ये तो गलत कथन है। मेरे हिसाब से 4 विधेयक जो हैं हमने नोट्स में ऑफलाइन क्लासेस में लिखवाए है, RSSI वाले नोट्स में। हालांकि वो बुक के अंदर अपनी में कहीं थे तो भी मैंने ज़्यादा दिया नहीं, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में भी एक डाउट ऐसे हैं कि ये गलत हैं, और ये भी गलत हैं कि 13वीं से 15वीं विधानसभा में कोई भी निजी सदस्य विधेयक पेश नहीं किया गया। नहीं, पेश तो किया गया, पारित नहीं किया गया। तो ये 2 प्रश्न जो हैं इसमें जो आयोग अंतिम उत्तर मानेगा, मेरे हिसाब से मैं तो इसको तीसरे को एकदम से गलत मानता हूं, और मुझे ये भी गलत लगता है। तो इन दोनों में से एक हो सकता है। मैं इसको डाउट की स्थिति में रखता हूं, और जो आयोग मानेगा, मुझे लगता है कि आयोग को क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट करके इसको आयोग डिलीट कर सकता है, क्योंकि इसमें 2 आंसर जो गलत माने जा रहे हैं। तो हम लोग बात करें निजी, एक तो निजी दे रखा है, निजी कुल 4 विधेयक पे पास हुए हैं, तो एक क्यों लिखा है मेरे को थोड़ा ठीक अच्छे से लगा नहीं। दूसरा तीसरी विधानसभा में ये वाला ठीक है मामला। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें देखो ये तो आंसर मुझे लगता है कि RPC 3 नंबर ही मानेगी, आप देख लेना, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे 3 नंबर विकल्प को लेके, इसमें मैं वापिस थोड़ा 3 नंबर आ गया, ठीक है ना, ये 3 नंबर माना जाएगा उत्तर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे हिसाब से, पर ये डाउट में क्वेश्चन रहेगा।
इसके बाद आप लिखो कि पार्टियों की बात। ये मैंने जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले आधे घंटे का एक वीडियो यूट्यूब पे डाला था, और मैं हर बैच में कहता हूँ कि कुछ समसामयिक प्रश्नों को लेकर मैं लाइव आके आपको बताऊंगा। हालांकि मुझे थोड़ा वाइड एरिया रखना चाहिए था, मुझे करंट अफेयर्स बहुत वाइड से करके 1-1.5 घंटे का वीडियो बना देता तो थोड़ा मुझे बाद में लगा कि ठीक था, लेकिन मैं कर नहीं पाया वो। आधे घंटे के वीडियो में आप 3 प्रश्नों को अपने को देख सकते हैं। मैं बिल्कुल विद प्रूफ आपको बताता हूँ। मैंने कहा 18वीं लोकसभा में परिणाम को थोड़ा देख लेना, तो सीधा सीधा पूछ लिया। हमने लिखा AITC की 29 सीट, ये देखो DMK 22, आप DMK को 22 सीट दे दें, AITC जो है उसको 29 सीट दे दें। हमने लिखा है समाजवादी पार्टी 37, तो समाजवादी पार्टी को 37 दे दें, तो A का 3 हो जाएगा। A का 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो थोड़ा अपन इसको और देखते हैं कि C का 4 हो जाएगा। C का जैसे द्रविड़ DMK जो है, हाँ C का 4, तो C का 4 इसमें ठीक आ रहा है, इसमें गलत आ रहा है, तो राइट नंबर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और ये यूट्यूब पे एज इट क्लास का एज इट पूछ लिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से, ये थोड़ा समझने वाला प्रश्न था। ऐसा प्रश्न हम ये तो हर बार लिखते हैं कि 1999 में मुख्यमंत्री राहत कोष की स्थापना की गई, लेकिन ये मेरे हिसाब से इसका जो उत्तर है, युद्ध व अन्य अभियानों में शहीद और घायल के सैनिकों को सहायता देने का काम नहीं करता है। अन्य किसी भी प्रकार की दुर्घटना से अगर कोई कुछ होता है तो राहत कोष से दिया जाता है। अगला प्रश्न आप लोग देखें, मानवाधिकार का। हमने अच्छे से पुस्तक में मानवाधिकार आयोग का पूरा दे रखा है, और राज्य मानवाधिकार आयोग क्रियाशील अगस्त 2000 से, ये मेरे हिसाब से गलत है। हमने लिख रखा है दोनों तारीखें 18 जनवरी 1999, कार्य आरंभ 23 मार्च 2000 को, जबकि ये स्टेटमेंट पूर्णतया गलत है। दूसरी अगर बात करें कि वर्तमान में श्री अशोक कुमार गुप्ता जो है इसमें मानवाधिकार एकमात्र सदस्य, ये भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, राज्य मानवाधिकार के विनियम 2001 से, ये बिल्कुल सही बात है। तो कथन जो है सी सही है, 1 नंबर राइट ऑप्शन होगा। आइए, अपन ने पूरा अच्छे से मानवाधिकार आयोग का दे रखा है, ये सदस्य भी हैं, कितने पहले रहे हैं, वर्तमान में जो है उसके भी नाम है, अध्यक्ष के सारे अच्छे से दे रखे हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में भारत के योगदान की अगर बात करें तो आप लोग देखिए कि एक इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सही कथन को अपने को पहचानना है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में 2 लाख से अधिक, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही, ये भी ठीक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही, हालांकि ये इस प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ जिसको मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया। हालांकि कुछ बातें अपन ने डाल रखी हैं कि यूएनओ के अंदर भारत की भूमिका, लेकिन मुझे लगता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र स्थापना मिशन में कर्मियों के हिसाब से तीसरा नहीं, ये शायद दूसरा मैंने कहीं तीसरे नंबर का मैंने कहीं से पढ़ रखा है, आज भी मैंने देखा था। तो अपन इसको, मैं तो इस कथन को सही मानता हूँ, जो योगदानकर्ता की बात है उससे। बाकी इसका आंसर जो है फाइनल आरपीएससी ही तय करेगी। मैं इस उत्तर पर कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमें वास्तव में कहीं से मिल नहीं रहे हैं, तो अभी आयोग से पहले कहना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जल्दबाजी है। मैं इसका उत्तर 4 नंबर मानता हूं, बाकी आप देखेंगे जो आएगा तब। मूल अधिकारों का दावा केवल नागरिक, तो 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 हमने स्पष्ट रूप से लिखवाई है इसमें नोट्स में, तो आप देख लो। 15, 16, 19, 29, 30 में एक आर्टिकल है, 4 नंबर उत्तर राइट हो जाएगा। ये ठीक, अच्छा प्रश्न था। पंचशील के सिद्धांत को अपने अच्छे से पुस्तक में 5 को दे रखा है, अखंडता, अनाक्रमणता, हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण अस्तित्व, समान व परस्पर लाभ। तो बंधुत्व की इसमें कोई बात नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त 6 जनवरी 2000 को किया गया। तो ये आप 2 नंबर उत्तर राइट माने। ये क्वेश्चन अपने किताब से बिल्कुल आउट है। मेरे हिसाब से सन का इस प्रकार का बहुत करीबी का प्रश्न जो हो वो अटेम्प्ट करने योग्य होता नहीं है, क्योंकि इसमें तारीखें भी वैसी दे रखी है, तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन ही होता है। ये क्वेश्चन इसलिए आता है कि इस पर थोड़ी रहम की जाए, इसको छोड़ दिया जाए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि छोड़ना कुछ नहीं है,
जो भी करना है सारा करना है, तो उस चक्कर में इसको गलत कर सकते हैं। मैं तो राइट उत्तर में देख के आया, मुझे भी एग्जैक्ट ऐसी डेट याद नहीं रहती है, देखा तो 6 जनवरी 2000 कहीं से ऑनलाइन, और मतलब गूगल पे मैंने सर्च करके इसको थोड़ा देखा है, अपने कंटेंट से पूर्णतः आउट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का पुस्तक में बहुत अच्छे से दे रखा है। एज इट लाइन आई है, ब्रह्मा अदान की खाड़ी को भारत से पृथक इसमें किया गया, और इसने कहा कि पृथक नहीं किया गया। तो इसमें पूछा है गलत कौन सा है, तो इस अधिनियम में ब्रह्मा को भारत से अलग नहीं किया गया, और ये कहता है अलग किया गया, तो इसका मतलब 2 नंबर विकल्प हो गया। एज इट अपनी पुस्तक से सीधा सीधा आया है, सारे प्रावधान है उसमें भी एक प्रावधान इस प्रकार से लिखा है। हालांकि मैं बता देता हूँ कि ये कंटेंट जो है ऑफलाइन बैचेज में गणपत जी सर करवाते हैं 1935 के अधिनियम, क्योंकि हालांकि कार्यक्षेत्र मेरा है, लेकिन लास्ट बार मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में थोड़ा बिजी था, तो इस समय मेरे पास थोड़ा वक्त था नहीं, तो सर ने पहले पढ़ा रखा था, थोड़ी मैंने गुजारिश की, तो सर ने कहा कि ठीक है मैं पढ़ा लूँगा, कोई इश्यू नहीं है। अब आगे से जो भी पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे, पुस्तक में अपन ने अच्छे से इसको बहुत अच्छे से दे रखा है कि इससे संबंधित क्या प्रश्न आ सकता है इत्यादि। एक प्रश्न था, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान राज्य के अधीन सेवारत व्यक्तियों को, ये आरपीसी से संबंधित प्रश्न था, जो हमने पूरे अच्छे से सारा कुछ लिखवा रखा है। आर्टिकल 320 का एक ही ऑप्शन था जो कहता है कि जैसे हमने बात की कि लोक सेवा आयोग एक परामर्शदात्री सलाहकारी निकाय है, तो सलाहकारी मतलब कोई अनुशासनात्मक मामले में परामर्श या सलाह देने का कार्य। आर्टिकल 320 ऑप्शन था, एक ही था राइट नंबर। जो आर्टिकल सारे लिखवा रखे हैं, 19 इसमें डाल रखा है अपन ने, 22 डाल रखा है, 20 डाल रखा है, तो 20 के अंदर ये जो है जैसे लोक सेवाओं के पदोन्नति तो अनुशासनात्मक कार्यवाही पर परामर्श देना। देखो एज इट लाइन ली, अनुशासनात्मक मामलों पे अनिवार्य परामर्श, और ये लाइन आप पढ़ेंगे तो आप यही लाइन पाएंगे एज इट 320 में, तो राइट है। खैर ये प्रश्न आ जाते हैं लगभग कंटेंट से। राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व, देखो ये अपन ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लिखा है कि लोक महत्व पर सूचना सचिव को। अब मुझे ये सचिव नहीं समझ में नहीं आया कि ये प्रमुख सचिव क्यों लिखा है, ये तो विधानसभा के सचिव की बात करनी चाहिए, तो इसका कोई प्रमुख सचिव इसका नाम है नहीं कहीं, तो पता नहीं प्रमुख सचिव। दूसरा मैं कहता हूं कि इससे अच्छा है कि अध्यक्ष भी उत्तर मान सकते हैं, लेकिन ये सचिव को देता है, प्रमुख सचिव शब्द जो है वो गलत माना गया है, तो मैं ऐसे मानता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आरपीसी इसमें 2 नंबर मानेगी, लेकिन ऑब्जेक्शन करने पे इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा, प्रमुख सचिव की जगह शब्द होना चाहिए सचिव, मेरा ऐसा मानना है। बाकी हर विशेषज्ञ अपने तरीके से इस प्रश्न को देखेगा, आरपीसी अपने तरीके से देखेगी, आरपीसी उस विशेषज्ञ को पहले मानेगी जिसने पेपर बनाया है। हम तो सिर्फ अपनी राय दे रहे हैं कि प्रमुख सचिव में समझा नहीं हूँ क्या शब्द है, लेकिन ये सूचना सचिव को देता है, ये बात एग्जैक्टली है। लेकिन चारों में से सदन के अंदर बैठने वाला प्रमुख सचिव तो बैठता नहीं है, सचिव शब्द है वहां पे, प्रमुख सचिव अलग चीज होती है। अध्यक्ष जो है उसको कई जैसे प्रस्ताव सारे अपने इसमें लिख रखे हैं कि जैसे स्थगन प्रस्ताव, ऐसे लोक महत्व के प्रस्ताव पर अध्यक्ष द्वारा अनुमति दी जाती है। ये स्थगन प्रस्ताव की सूचना जो है सचिव, अध्यक्ष, संबंधित मंत्री तीनों को देती है, लेकिन इन्होंने तो स्पष्ट रूप से पूछा है कि किसी सदन का ध्यान नहीं, किसी सदस्य को, मंत्री का ध्यान, और इसमें लिखा है कि इसमें किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसकी सूचना सचिव को दी जाती है। हालांकि ये उत्तर माना जाएगा, लेकिन प्रमुख सचिव को मैं शब्द को नहीं समझ पाया हूं, उत्तर में इसका 2 नंबर मानता हूं। भारत के राष्ट्रपति कौन जिनके कार्यकाल में विशेष कैलेंडर वर्ष में, आप देखो हम पढ़ते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद के समय सबसे ज्यादा अध्यादेश लाए गए, हालांकि वो प्रश्न नहीं पूछा, प्रश्न पूछा एक विशेष कैलेंडर वर्ष में, ऐसा अपन ने कभी पढ़ाया तो है नहीं। तो प्रश्न तो मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल आउट है, हमने कहीं इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन ऑनलाइन जब सर्च किया तो मुझे इसका उत्तर प्रणब मुखर्जी मिला, तो राइट नंबर 3 नंबर विकल्प मान सकते हैं। राजस्थान विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो देखो ये प्रश्न मैंने कल जब समितियां पढ़ा रहा था तब भी मैंने जिक्र किया था कि 160 ये ठीक है, हर जगह अपन लिखवाते हैं। 1956 हमने नोट करके भी लिखवाया नोट्स में, शायद यहाँ पे है, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन 1956 के अनुसार, तो ये 1956 में बने, ये ठीक बात है। राजस्थान विधानसभा की 22 स्थायी समितियां नहीं है, कुल 22 समितियां थी, लेकिन स्थायी समितियों की संख्या वर्तमान में 22 नहीं है, मेरे हिसाब से ये गलत है, तो ए और बी राइट हो जाएंगे, तीसरा विकल्प गलत होगा।
ठीक है। इसके बाद में राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण समिति के, ये अपने YouTube से आया है बिल्कुल। जो क्लास अपने YouTube पे डाली थी 30 मिनट की, उसमें मैंने कहा था कि इस समितियों को अच्छे से देख लेना। मैंने ये भी कहा था कि पर्यावरण परमार, तो आपको याद रखना चाहिए पर्यावरण का संबंध परमार से है, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से हमारे प्रश्न सारे ठीक हो गए। मैं बता देता हूं कि कुल 19 प्रश्न आए, 19 में से 2 प्रश्न अपने आउट हैं और 17 प्रश्न को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। हालांकि 17 में 17 कोई नहीं कर पाता है। अगर 19 में से मैं बात करूं कि इस लेवल के प्रश्न में अगर आप 11 से 12 का स्कोर अच्छे से सही कर रहे हैं तो आपके लिए मेरे हिसाब से गुड स्कोर में है। 11 + 12, 11-12 गुड में है। और बेस्ट की बात करूं, अगर आपके 12-13 क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें सही, 13 क्वेश्चन हो जाए तो अच्छा स्कोर माना जाएगा, बहुत बेस्ट स्कोर है। बाकी देखो कई बार क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन थोड़े समझ के आधार पे करते हैं, वो सही भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम प्रश्न समझ के आधार पे करते हैं, थोड़ा दिन वो समय 3 घंटे का अपना अच्छा नहीं होता है तो 2-4 प्रश्न इधर उधर हो जाते हैं। मैं आप लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि पॉलिटी के प्रश्नों का ट्रेंड बदला हुआ है। आप उम्मीद न करें कि एक कंटेंट से आपको 80-90% प्रश्न मिलेंगे, 100%। अभी आप लोग देखेंगे सब लोग दावे कर रहे होंगे कि भैया सब हमारे में आया, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आया है। उनको बोलो कि विथ प्रूफ आप एक एक चीज हमें बताएं कि आया कहाँ से है, लेकिन वो जो दावे करते हैं खैर उस पर अपना कोई प्रश्न भी नहीं है, न हम उनसे कोई सवाल कर रहे हैं, न उत्तर जानना चाह रहे हैं। आप पॉलिटी के प्रश्नों में मेरे कहने का मतलब यह है कि ये उम्मीद न करें कि 80-90% प्रश्न आप सही करें। ऐसा नहीं, आप 60% अगर कर रहे हैं तो बहुत बेहतर स्कोर में है। 55 से 60%, ऐसे पेपर में तो आपको 60 से 65 जाना होगा, लेकिन जहां थ्योरी है वहां आपको 60 से क्या 50% भी बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो आप लोग निश्चित तौर पे अच्छे से कंटेंट को पढ़ते रहें। देखो मैं एक बात फिर कह देता हूं कि जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उसी कंटेंट को बेहतर तरीके से पढ़ें। केवल हथियार बदलने से युद्ध नहीं जीता जाएगा। युद्ध जीतने के लिए आपकी इच्छा शक्ति, आपका साहस और संयम होना चाहिए। केवल आप हथियार बदलेंगे बार बार, उससे युद्ध नहीं जीता जाएगा। आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ते जाएं, अच्छे से मेहनत करें। एक बार फिर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।